गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जैव विविधता की चर्चा करते हुए सबसे पहले 1973 की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत साइट्स है। तत्पश्चात हम लोग ट्रैफिक की चर्चा करेंगे, जो 1976 की चर्चा है। उसके पश्चात हम लोग चर्चा जो करेंगे सीएमएस की चर्चा करेंगे, जो 1979 की चर्चा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कई प्रकार की सीरीज चल रही है और उन सभी सीरीज का आप भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। वैसे एक लंबा ड्यूरेशन बीत जा रहा है, तब जाके एक वीडियो पढ़ पा रही है, लेकिन ऑडियो के माध्यम से आपको वीडियो मिल जा रही है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। हम लोग एग्जाम के दौरान बहुत से ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। यहां पर अगर हम चर्चा करें तो हम लोग जैव विविधता के अंतर्गत कई बिंदुओं की चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने जैव विविधता की जो चर्चा है, इसके अंतर्गत सबसे पहली जो चर्चा प्रारंभ किए थे यह था IUCN। कौन है? IUCN, जो 1948 की कहानी है और इसी के माध्यम से आता है रेड डाटा बुक। ये जो रेड डाटा बुक है ये 1964 का है। इसके पश्चात हम लोगों ने रामसर आर्द्रभूमि की चर्चा किए थे और ये जो रामसर आर्द्रभूमि है यह 1971 की चर्चा है। यहां तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब जो चर्चा हमारी होगी आज, इसके अंतर्गत पहले हम लोग चर्चा करेंगे साइट्स की, जो 1973 का है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे ट्रैफिक का और यह जो है यह 1976 का है। इसके पश्चात का जो है ये हमारे पास आता है CMS, ये जो है 1979 का है। इतने की चर्चा आज हमको करनी है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ट्रैफिक के विषय में, फिर समझते हैं अरे साइट्स, फिर ट्रैफिक, फिर CMS। यहां पर अगर हम साइट्स के विषय में डिस्कस करें तो जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें इस साइट्स की तो इसका तात्पर्य होता है 1973। इसी को कहते हैं वांशिंगटन। क्या कहते हैं? वांशिंगटन कन्वेंशन। वांशिंगटन कन्वेंशन, थोड़ा यहां पर, हाँ। और ये जो सम्मेलन हुआ था यह 3 मार्च 1973 को हुआ था। इसलिए 3 मार्च को ही यहां पर, क्योंकि इसका पूरा पहले नाम देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी। इसका जो नाम है द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉमर्स। द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉमर्स। अब यहां पर देखिए, ये जो कन्वेंशन है इन कॉमर्स, द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉमर्स, यहां पर इसके विषय में जो कहा जाता है वो यह है कि जो इंटरनेशनल में इंडेंजर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यहां पे इंडेंजर्ड रहेगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अर्थात यहां पर ध्यान रखें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज है? इंडेंजर्ड। अर्थात IUCN के रेड डाटा बुक के अनुसार जो इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, अर्थात पहला जो है विलुप्त है, दूसरा जंगल से विलुप्त, तीसरा क्रिटिकली इंडेंजर्ड और चौथी जो सूची होती है उसको कहते हैं इंडेंजर्ड लिस्ट। तो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, अगर इस स्पीसीज का इंटरनेशनल कोई ट्रेड होता है, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड, तो उनके संरक्षण की बात यहां पर की जाती है। तो द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज
जिसका इंटरनेशनल स्तर पर किसी प्रकार का ट्रेड होता है और वह स्पीसीज इंडेंजर्ड की लिस्ट में है, तो उनका संरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए इस साइट्स के तहत। तो इसीलिए जो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है वह इसी 3 मार्च को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत जो इसका सदस्य बना है, भारत इसका सदस्य बनता है 1976 को। तो भारत 1976 को सदस्य बना है, यह भी हमको ध्यान रखना है। ठीक 3 साल बाद भारत क्या करता है? इसका सदस्य बन जाता है। यहां पर जो अगर हम बात करें साइट्स के विषय में, तो साइट्स का भी प्रत्येक 3 वर्षों पर सम्मेलन होता है। साइट्स का क्या होता है? प्रत्येक 3 वर्षों पर सम्मेलन होता है। और साइट्स जो कन्वेंशन निकल करके सामने आया था, यह वांशिंगटन कन्वेंशन स्थान है, वांशिंगटन। तो वांशिंगटन में हुआ था, इसलिए इसका नाम वांशिंगटन कन्वेंशन भी है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हमारा था या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो स्थान के आधार पर नाम दे दिया जाता है। मेन यहां पर प्रावधान क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को किसी इंडेंजर्ड स्पीसीज का यदि किया जाता है तो उसके संरक्षण की बात की जाती है। लेकिन यह सम्मेलन जिस प्लेस पे हुआ था उसके आधार पर इसका नाम भी रखा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वांशिंगटन कन्वेंशन क्या है, तो यह साइट से ही वांशिंगटन कन्वेंशन कहलाती है। यहां पर संरक्षण किया जाता है किसका? किसी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज का, यदि उसका इंटरनेशनल स्तर पर ट्रेड हो रहा है तो। ये बातें हमको स्पष्ट हो गई हैं। अब यहां पर समझना क्या है, इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जिस प्रकार रामसर आर्द्रभूमि की पार्टीज होती है, UNFCCC की पार्टीज होती है, मरुस्थलीकरण की पार्टी होती है, उसी प्रकार इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रत्येक 3 वर्ष पर होती है। प्रत्येक 3 वर्ष पर इसकी पार्टी का आयोजन होता है। यह तो हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है और इसी की एक पार्टीज थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 10। यह हो रही थी 1997 में। कब हो रही है? 1997 में। यहां पर एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई और इसका नाम था माइक प्रोग्राम। क्या है? माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई। पूछा जा सकता है कि माइक प्रोग्राम की शुरुआत कब की है और किसके अंतर्गत यह माइक प्रोग्राम चलाया जाता है। तो माइक प्रोग्राम साइट्स के अंतर्गत चलाया जाता है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। और कब से चल रहा है? 1997 से। माइक का पूरा नाम क्या है अगर इसको हम डिफाइन करें तो यहां पर है मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, अर्थात हाथियों का अवैध जो शिकार होता है उसको यह प्रोहिबिटेड करता है, उसको यह संरक्षित करने का काम करता है। अर्थात इसका नाम है मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। जो हाथियां होती हैं, इन हाथियों का यदि किसी प्रकार से इनलीगल किलिंग की जाती है तो उसके संरक्षण की बात की जाती है। अर्थात उसका एक क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। मॉनिटरिंग मतलब निगरानी प्रणाली होगी कि जिससे किसी भी हाथी का इनलीगल तरीके से यहां पर उसकी हत्या ना की जाए। इसको संरक्षित करने के लिए माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। किसके तहत? साइट्स के तहत शुरुआत की गई थी। तो ये बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन जो भारत का माइक प्रोग्राम है यह किसने अडॉप्ट किया? तो अगर हम बात करें भारत में, भारत का एलिफेंट जो है, या आप बात करें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, कौन? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो ये है 1992 का है। भारत में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कार्यक्रम कब का है तो यह 1992 का है, 1992 का है। यही प्रोजेक्ट एलिफेंट इस मॉनिटरिंग द इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करता है। तो भारत का प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 का है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ने माइक प्रोग्राम को, किसको? माइक प्रोग्राम को एडॉप्ट करता है। क्या करता है? एडॉप्ट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में माइक प्रोग्राम को किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के द्वारा, जो 1992 का है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब है? तो 1973 का है। ये दोनों प्रश्न काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं और आपसे
पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न होता है कि जो माइक प्रोग्राम है इसके तहत हम लोग करते क्या है। इसके तहत बेसिकली ये होता है कि ऐसे क्षेत्र का चयन किया जाता है जहां पर हाथियों का अनाधिकृत तरीके से शिकार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाती है, उनको चिन्हित किया जाता है और फिर उनका संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार के जो माइक की साइट है, क्या माइक की जो साइट है, माइक की साइट अर्थात जो क्षेत्र है माइक के लिए जो चिन्हित किए गए हैं, अफ्रीका में इनकी जो साइट है, कहां पर, अफ्रीका में इनकी संख्या 50 है। अफ्रीका में 50 माइक के साइट विद्यमान है। इसी प्रकार अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में टोटल है 28, लेकिन इसमें से जो भारत में माइक के साइट हैं, कितने, भारत में इनकी संख्या है 10। तो भारत में जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, फिर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, फिर आप देखेंगे तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो इन सब सेक्शन में जो हाथियों के लिए हमारे पास रिजर्व हैं, वहां पर जो वहां के कह सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटी है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो कुछ धन की लालच के प्रलोभन में आकर के इन हाथियों का अनाधिकृत तरीके से हत्या करते हैं। तो इसको भारत में चिन्हित किया गया है 10 साइट के रूप में। ये 10 साइट कौन है, इसकी चर्चा आप लोग स्वयं अपने स्तर पर नेट पे सर्च करके जहां से भी इन 10 माइक के साइट्स को आप लिख लीजिएगा। आप बस इतना सर्च करिएगा, माइक साइट इन इंडिया, आपको 10 नाम ही मिल जाएंगे और 10 नाम को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ये है टोटल माइक का प्रोग्राम भारत में, और यह किसके तहत आता है, तो साइट्स के तहत आता है। किसके तहत आता है, साइट्स के तहत आता है। साइट्स कब का है, 73 का है। और ये प्रोग्राम कब का था, तो यह प्रोग्राम आपका था 1990, माइक प्रोग्राम कब का है, 1997 का है। अब अगर बात करें यहां पर, थोड़ा सा एक सेकंड रुकते हैं। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि जो साइट्स का प्रोग्राम होता है, यहां पर 2 प्रकार की अपेंडिक्स जारी होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अलग अलग, जैसे आपका रेड डाटा बुक में कितनी प्रकार की लिस्ट होती है, 9। उसी प्रकार से यहां पर क्या होती है, कुछ सूचियां होती हैं, और यहां पर 2 प्रकार की अपेंडिक्स होती है। कितने प्रकार की अपेंडिक्स होती है, 2। तो यहां पर 2 प्रकार की अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स DIX 2 होती है, एक अपेंडिक्स 1 है और एक अपेंडिक्स 2 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें अपेंडिक्स 1 में ऐसे प्राणी को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जो विलुप्त होने की कगार पर है। क्या, जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, ऐसे स्पीसीज को इस अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है। किसके कगार पे है, विलुप्त होने की, अर्थात यह अति निकट ही समय में विलुप्त हो जाएंगे। तो इनका जो है ट्रेड, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। क्या है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने प्रकार की अपेंडिक्स जारी होती है साइट्स के तहत, तो 2। पहली अपेंडिक्स में ऐसे स्पीसीज को डाला जाता है कि जो निकट भविष्य में विलुप्त, निकट नहीं बल्कि जो विलुप्त होने की कगार पे है, तो इनको हम कहते हैं पूर्णतः प्रतिबंधित है। दूसरी अपेंडिक्स होती है, इसके अंतर्गत हम ऐसे स्पीसीज को रखते हैं जो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। क्या, निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। निकट भविष्य में जो विलुप्त हो सकते हैं, इनका क्या है, इन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या है, आंशिक प्रतिबंध लगाया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है कि आंशिक प्रतिबंध किस पर लगाया जाता है, जो अपेंडिक्स 2 में शामिल कोई स्पीसीज है जो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकता है, और अपेंडिक्स 1 में ऐसे स्पीसीज होते हैं कि जो विलुप्त होने की कगार पे हैं और उनका पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। ये बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहां पर बात होती है कि जो इसका सम्मेलन हो रहा है, अर्थात UN, यहां पर साइट्स का जो 10वां सम्मेलन था, यह 97 का था। फिर हम बात करें साइट्स का जो सम्मेलन एक होगा, ये होगा 2019 में।
इसका 2019 में भी एक सम्मेलन हुआ है, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये कहां हुआ था? जिनेवा में। कहां हुआ था? जिनेवा में हुआ था। यहां पर एक बात कही गई थी, यहां पर बात करें तो भारत का एक कछुआ है, भारत का क्या है? एक कछुआ है जिसका नाम है बटागुर कछुआ। क्या नाम है? बटागुर कछुआ। यह लाल खोल वाला है। कैसा है? रेड, या कहें तो लाल खोल वाला कछुआ है। और इसको जो है अपेंडिक्स 2 में डाला गया है। कहां डाला गया है? अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। तो यह भारतीय जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है, क्या बात करें, वेस्ट बंगाल के तट पर पाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल के तट पर पाया जाने वाला जो बटागुर कछुआ है, जो लाल खोल वाला है, इसको हाल में अपेंडिक्स 2 में डाला गया 2019 में। और इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि यहां से प्रश्न बन सकता है। और जो इसका लेटेस्ट सम्मेलन हुआ है, यह हुआ है 2022 में। कब हुआ? 2022 में। 2022 में जो इसका सम्मेलन हुआ है 2022 में, यह हुआ है कोस्टारिका में। कहां हुआ है? कोस्टारिका में। कोस्टारिका जो है ये कहां पर है? तो यह एक, और यहां पर भी हुआ है, अगर बात करें तो ये एक कैरेबियन कंट्री है। कैसा है? कैरेबियन राष्ट्र है। कैरेबियन राष्ट्र कहां पर है ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जब आप उत्तरी अमेरिका का मैप देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे, मतलब उत्तरी अमेरिका में 3 मुख्य कंपोनेंट हैं, एक कनाडा है, एक यूएस है और एक मेक्सिको है। मेक्सिको के नीचे आपको मिलती है मेक्सिको की खाड़ी, और मेक्सिको की खाड़ी तथा उसके जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका के मध्य में मिलता है कैरेबियन एक सागर है। तो कैरेबियन सागर के चारों तरफ जो आपको छोटे छोटे राष्ट्र मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही, वो सब कहलाते हैं क्या? कैरेबियन राष्ट्र। उसी कैरेबियन राष्ट्र में एक राष्ट्र जिसका नाम है कोस्टारिका। तो कोस्टारिका में यह सम्मेलन हुआ था 2022 में। तो यह आज तक की कहानी है किसकी? साइट्स की, कि साइट क्या है, और साइट के विषय में हमको ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा। तो इतनी चर्चाएं थी जो हमको डिस्कस करना था, किसके विषय में? साइट्स के विषय में, साथ में माइक के विषय में। अब जो अगली चर्चाएं हैं, अगली चर्चा अगर हम देखें तो वहां पर हमको किसकी चर्चा करनी है? ट्रैफिक की करनी है। ट्रैफिक जो है 1976 की है, और सीएमएस जो है यह 1979 का है, और हॉट स्पॉट जो है यह चर्चा आपकी है 1988 की। लेकिन इन सब चर्चाओं को हम अब अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, और जहां तक मेरा अनुमान है कि थोड़ा आने जाने की असुविधा हो जाती है, इसलिए अगला एपिसोड हम अब हो सकता है ऑडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करें, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा कि जिससे हमारा भी काम हो जाए, आपका भी हो जाए, और एग्जाम आपका बेहतर हो, यही हम आशा करते हैं। इसलिए जहां तक होगा आपको अपडेटेड मटेरियल देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।